हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोसेस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की इग्नू सीरीज है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें हम लोग समाजशास्त्र से संबंधित जो इग्नू के कंटेंट होते हैं उस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी हम लोग इस समय मर्टन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो मर्टन भी एक प्रकार्यवादी थे, ये आप सभी को पता है, लेकिन ये बाकी प्रकार्यवादियों से किस प्रकार से डिफरेंट हैं। मर्टन को आखिर में हम लोग किस प्रकार से बाकी, जैसे कि अगर हम मर्टन के गुरु पार्सन्स की बात करें तो पार्सन से मर्टन आखिर में किस प्रकार से हमें अलग नज़र आते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इनका आज का जो कॉन्सेप्ट है प्रकार्यात्मक विश्लेषण के आधार तत्व, पोस्टुलेट्स ऑफ फंक्शनल एनालिसिस, इसके बारे में इन्होंने क्या कहा है। आखिर में किस प्रकार से जो प्रकार्यात्मक विश्लेषण होता है अर्थात फंक्शनल एनालिसिस की जाती है, इसके आधार तत्व कौन कौन से हैं, इसके बारे में रॉबर्ट मर्टन का क्या विचार है और किस प्रकार से अन्य विचारवादी जो हैं, जैसे कि अगर हम रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें, मेलिनोस्की की बात करें, एमिल डर्कहाइम की बात करें या फिर पार्सन्स की बात करें, तो इन सभी जो विचारक हैं उनसे किस प्रकार से आर के मर्टन जो हैं वो हमें अलग नज़र आते हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अगर सिंपल सी बात करें तो किसी भी ऐसे विचारक ने, जैसे कि हम रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें, मेलिनोस्की हैं, पार्सन्स हैं, इन्होंने जो भी समाज में है, जो भी प्रक्रिया है या जो भी फंक्शन हो रहा है उसको उन्होंने सकारात्मक वे में लिया था, पॉजिटिव वे में लिया था। किसी ने उसमें नकारात्मकता की बात नहीं की है। लेकिन रॉबर्ट किंग मर्टन ऐसे विचारक उभर के आते हैं जिन्होंने कहा कि सिर्फ समाज में फंक्शन ही नहीं होता है बल्कि डिसफंक्शन भी होता है। उसको आज हम लोग समझेंगे, डिस्कस करेंगे। प्रकार्यात्मक विश्लेषण के क्षेत्र में रॉबर्ट मर्टन का योगदान एक विशेष महत्व रखता है। परंपरागत प्रकार्यवादियों जैसे कि रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोस्की, एमिल डर्कहाइम, इनकी तुलना में उनकी नई दृष्टि ने उन्हें पारंपरिक प्रकार्यात्मक विश्लेषण तक सीमित नहीं रखा है बल्कि प्रकार्यवाद को नई सीमा तक पहुंचाया है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि मर्टन ने पारंपरिक प्रकार्यात्मक विश्लेषण के किन आधार तत्वों का खंडन किया था। उसको उन्होंने क्रॉस किया था कि नहीं, ये जो विचारधारा चली आ रही है समाजशास्त्र में एक समाजशास्त्रियों की, उसको हमें नए सिरे से समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये आधार तत्व कौन कौन से हैं? प्रकार्यात्मक एकता का आधार तत्व, सार्वकीय प्रकार्यवाद का आधार तत्व और अपरिहार्यता का आधार तत्व। इसमें आप लोगों को कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, इसमें बिल्कुल कहीं कन्फ्यूजन नहीं है। आप लोगों को लग सकता है कि थोड़ा टिपिकल जैसे वर्ड लग रहे हैं, बट ये बहुत ही सिंपल है समझने में। हम लोग इसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। प्रकार्यात्मक एकता का आधार तत्व की यदि बात करें, ये सारे की टर्म्स हैं, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अगर पोस्टुलेट्स ऑफ फंक्शन यूनिटी की बात आती है, इसका खंडन आर के मर्टन ने किया है। अगर यहाँ पे एक कथन हम लोग रेडक्लिफ ब्राउन की देखें तो इनका कहना है कि समस्त सामाजिक प्रणालियों को चलाने के लिए उसके अनुरक्षण के लिए किया गया योगदान ही सामाजिक गतिविधि का प्रकार्य होता है। तो ऐसा रेडक्लिफ ब्राउन मानते हैं कि जो कोई भी सोशल सिस्टम है, चाहे वह हमारी धार्मिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सांस्कृतिक हो, परिवार हो, शिक्षा हो, कोई भी ऐसी सामाजिक प्रणाली है जिसको चलाने के लिए या उसके मेंटेनेंस के लिए, अनुरक्षण के लिए जो भी योगदान किया जाता है समाज के द्वारा, यही सामाजिक गतिविधि का प्रकार्य होता है। तो इन्होंने कहा है कि कोई भी फंक्शन जो होता है समाज में, वो समाज में यूनिटी लाता है। लेकिन यहाँ पे रॉबर्ट मर्टन इसका खंडन करते हैं। और किस प्रकार करते हैं? मर्टन के अनुसार आज के जटिल समाज में प्रकार्यात्मक एकता का यह आधार तत्व लागू नहीं किया जा सकता है। प्रकार्यात्मक विश्लेषण करने से पहले समाज विज्ञानी के लिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि किस इकाई विशेष के लिए कोई सामाजिक या सांस्कृतिक तथ्य जो है
वो सकारात्मक है। ये ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक समाज की इकाई के लिए कोई भी सामाजिक तथ्य सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ही हो सकता है। हो सकता है कि वो उसका दूसरा पक्ष जो है या दूसरी समाज की इकाई के लिए नकारात्मक भी हो सकता है। समाज विज्ञान को यह भी स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि किसी प्रक्रिया या संस्था का कार्य कुछ लोगों या उपसमूह के लिए सकारात्मक हो सकता है, जबकि अन्य के लिए नकारात्मक हो सकता है। ये कैसे होता है, इसको हम लोग एक उदाहरण से समझेंगे। हम लोग एक धर्म का उदाहरण लेते हैं और इस पे हम लोग समझते हैं धार्मिक कट्टरपंथियों द्वारा प्रचारित किए जाने वाले धर्म से कौन सा कार्य सिद्ध होता है। जो धार्मिक कट्टरपंथी हैं, जो कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जी जान लगा देते हैं, तो आखिर में इससे धर्म का कौन सा कार्य सिद्ध होता है, ये क्वेश्चन उठाते हैं आर.के. मर्टन। दरखाइम का यह कथन सही है कि असाक्षर सभ्यता में धर्म की प्रकार्यात्मक भूमिका जो थी वो एकता लाने की हो सकती है। जहाँ पे शिक्षित समाज नहीं है या आदिम समाज था, वहाँ पे जो धर्म था वो अपनी प्रकार्यात्मक भूमिका निभाता था कि लोगों में एकता की भावना आती थी। पर हमारी बहुप्रजाति, जहाँ पे बहुत सारे रेसेस, हमें बहुत सारी नस्लें दिख रही हैं, नस्ल दिख रही है, बहुत धर्म के लोग दिख रहे हैं, ऐसे समाज में कट्टरपंथियों द्वारा प्रचारित धर्म के अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। अगर एक कोई बहुल जो धर्म के समर्थक हैं, कट्टरपंथी हैं, और वो अगर बहुत ज़्यादा एक जो बोलते हैं अतिवादिता, उसमें अगर धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, तो अल्पसंख्यक समुदाय जो होते हैं उनके लिए अच्छे परिणाम नहीं होते हैं। भले ही कट्टरपंथी धर्म के प्रभुत्व को अनिवार्य माने, कट्टरपंथी ऐसा मानते हैं कि नहीं, हमारे धर्म का जो प्रभुत्व है वो बरकरार रहना चाहिए, वो बिल्कुल दिखना चाहिए कि हाँ हमारा धर्म जो है वो सर्वोच्च है, या इस तरीके की उसकी महत्व ज़्यादा है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि यह पूरे समाज के लिए अनिवार्य और सकारात्मक कार्य हो, क्योंकि पूरे समाज के लिए किसी एक धर्म की महत्ता उतना ज़्यादा अनिवार्य नहीं होती है। कट्टरपंथियों के राजनैतिक हितों को देखते हुए यह सकारात्मक कार्य हो सकता है, पर अन्य लोगों के लिए यह नकारात्मक ही होगा। तो ये उदाहरण जो है आप लोगों को इग्नू के बुक में मिलेगा, और यही उदाहरण मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जिससे कि आप लोगों को आज के परिदृश्य में अगर समझा जाए तो ज़्यादा ईजिली समझ सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने दूसरा जो आधार तत्व बताया है, सार्वकीय प्रकार्यवाद का आधार तत्व, अर्थात पोस्टुलेट्स ऑफ यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म। इस आधार तत्व के अनुसार सभी सामाजिक अथवा सांस्कृतिक स्वरूप के प्रकार या सकारात्मक हो सकते हैं। तो ये ऐसा मानते हैं कि ये जो आधार तत्व है कि सार्वकीय प्रकारवाद अर्थात यूनिवर्सल फंक्शनलिज्म की बात कर रहे हैं, किसी भी तथ्य के लिए यूनिवर्सली वो एक ही जैसा काम करता है ऐसा माना जाता है। तो ये मानते हैं कि कोई भी फंक्शन है वो पूरे समाज के लिए सकारात्मक ही होता है। जैसे कि अगर मालिनोव्स्की की बात करें, मालिनोव्स्की कहते हैं कि हर सभ्यता में हर रिवाज, भौतिक वस्तु, विचार और विश्वास कोई ना कोई महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। ये कथन आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, इग्नू की बुक में मालिनोव्स्की का यह कथन दिया हुआ है, जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मर्टन ने इसको कैसे खंडित किया है, इसको समझते हैं। मर्टन प्रकारों की हर स्थिति में सकारात्मकता के आधार तत्व से सहमत नहीं हैं। उनका कहना है कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण करते समय सकारात्मक और नकारात्मक कार्यों के कुल संतुलन का आकलन होना चाहिए, मात्र सकारात्मक प्रकारों का नहीं। इसको उदाहरण से इग्नू की बुक में इस तरीके से समझाया गया है कि जैसे अगर आज के हम परिदृश्य में देखें तो क्रिकेट जो है वो एक बहुत ही प्रसिद्ध खेल बन चुका है। अगर हम देखें तो अगर
किसी भी भारत के ही अगर हम रेफरेंस में लें तो हर घर का बच्चा क्रिकेट के बारे में जानता है, क्रिकेट के एक एक प्लेयर्स के बारे में जानता है। और ये देखेंगे कि एक हमें ये दिखता है कि फैंस जैसे हो जाते हैं कि अरे फला क्रिकेटर है वो बहुत अच्छा खेलता है, फला फील्डर है वो बहुत अच्छा खेलता है। और इस प्रकार से देखा जाए तो एक एक चेहरे हमें अगर क्रिकेटर्स की दिखे तो विज्ञापनों में भी हमें दिखती है, जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करती है। तो ये तो अगर हम देखें कि इसका सकारात्मक पक्ष की जो क्रिकेट है वो हमारी यूनिटी को दिखाता है। जैसे अगर भारत का किसी दूसरे देश से मैच हो रहा है तो ये देखेंगे कि पूरे भारतवासी जो हैं वो एकता के साथ कि उस मैच का समर्थन करते हैं, या ये हम कह सकते हैं कि जो एक देशभक्ति की भावना है उस समय जागृत हो जाती है, तो दिखाई देती है। लेकिन ये सकारात्मक पक्ष के अलावा कुछ नकारात्मक पक्ष भी इसके हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम फुटबॉल की बात करें या फिर हॉकी की बात करें तो इसको उनकी कंपेयर में, क्रिकेट के कंपेयर में काफ़ी कम महत्ता दी जाती है। अगर देखें तो हॉकी कहेंगे हमारे देश का खेल है, लेकिन सॉरी, हॉकी को देखें तो हमारे देश का गेम है, लेकिन इसके बावजूद भी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है जितनी कि क्रिकेट को दी जाती है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो फुटबॉल और हॉकी जो है वो उसके कंपेयर में काफ़ी पिछड़े हुए नज़र आते हैं क्रिकेट की तुलना में। तो इस प्रकार से ये इसका नकारात्मक पक्ष दिखाई देता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि कोई भी जो फंक्शन हो रहा है वो यूनिवर्सली वो सकारात्मक ही होगा, उसका दूसरा पक्ष नकारात्मक भी हो सकता है। तीसरा इन्होंने बताया है अपरिहार्यता का आधार तत्व। ये है पास्टुलेट्स ऑफ इंडिस्पेंसिबिलिटी। यहाँ पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि आखिर में कोई भी फंक्शन हो रहा है समाज में तो ये जो है वो समाज के लिए अपरिहार्य है, अर्थात अति आवश्यक है, उसे हम बदल नहीं सकते हैं या उसे बदला नहीं जा सकता है। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा नीचे कट हो गया है, बट कोई बात नहीं है, इसको मैं आप लोगों को बता दूंगी। इस आधार तत्व में यह विश्वास निहित है कि जिस किसी रीति रिवाज या सांस्कृतिक गतिविधि से कोई कार्य पूरा होता है तो वह रीति रिवाज या सांस्कृतिक गतिविधि उस समाज में अपरिहार्य है। तो यहाँ ऐसा मर्टन का ये विचार है कि ये जो अपरिहार्यता का आधार तत्व है ये ऐसा मानता है कि कोई भी रीति रिवाज है या सांस्कृतिक गतिविधि है, यदि वो समाज में कोई कार्य पूरा कर रही है तो वो उस समाज के लिए अपरिहार्य है, अर्थात ज़रूर उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वो उसकी ज़रूरत है ही है, अति आवश्यक है। तो और ऐसा लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार की बदलाव की संभावना नहीं होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर हम ले लेते हैं कि शिक्षा जो है वो अपरिहार्य कार्य है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे समाज के लिए शिक्षा जो है वो एक अपरिहार्य कार्य है और इसकी पूर्ति के बिना समाज टिक नहीं सकता है, क्योंकि शिक्षा के बिना समाज में ज्ञान, बुद्धिमत्ता, कौशल और प्रशिक्षित कार्यकर्ता विकसित नहीं हो सकते हैं। अब प्रश्न यह है कि इस अपरिहार्य प्रकार की पूर्ति के लिए तरीके क्या हैं। आखिर में शिक्षा है, ओके, मानते हैं कि अपरिहार्य कार्य है, लेकिन क्या शिक्षा का तरीका सिर्फ एक ही हो सकता है या कुछ और भी तरीके हो सकते हैं। तो आज के शैक्षिक प्रणाली को देखें तो इस प्रणाली में विद्यार्थी और शिक्षक के बीच परस्पर संवाद और समझ तो है ही नहीं। विद्यार्थी जो होता है वो निष्क्रिय ग्रहणकर्ता बना रहता है और अध्यापक जो है उसे ज्ञान, कौशल और सूचना से भर देता है। ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि बच्चे जो होते हैं उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, वो विद्यालय में जाते हैं और टीचर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते भी हैं, लेकिन टीचर्स बच्चे के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना सही नहीं समझते हैं या आवश्यक नहीं समझते हैं, और फिर उनको ये लगता है कि जितनी इनकी आवश्यकता है उतना मैंने पढ़ा दिया है, बस इतना पढ़ लो, रट लो, एग्ज़ाम दे लो, रिज़ल्ट अच्छा आ जाएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन क्या ये बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए सही है? ये सही नहीं होता है। ऐसी मानवीय संबंधों से रहित
प्रणाली के समर्थक इसे अपरिहार्य बताते हुए कह सकते हैं कि यह विद्यार्थी के मस्तिष्क को अनुशासित करती है, उसे आज्ञाकारी बनाती है और इस तरह व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होती है। तो इस प्रकार से जो लोग ऐसे हैं सोचने वाले कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो ह्यूमन रिलेशन जो है, मानवीय संबंध जो है, एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हुए हमें ज़रूरत नहीं है पढ़ाने की, बल्कि विद्यार्थी आता है विद्यालय में, वो टीचर पढ़ा दिया, विद्यार्थी को समझ में आ जाना चाहिए, बस यहीं पे काम ख़त्म है। और इससे क्या होता है कि एक डिसिप्लिन क्लास चलती है जिसमें कि शिक्षक पढ़ा रहा है, विद्यार्थी सुन रहा है, और इस प्रकार से ऐसा माना जाता है कि शिक्षक जितना ज्ञान दे रहा है विद्यार्थी उस ज्ञान को अर्जित कर रहा है, और इस प्रकार से उसका माइंड जो है वो डेवलप हो रहा है। और एक देखा जाए तो देश का स्वस्थ नागरिक, या ये बोल सकते हैं कि शिक्षित नागरिक बन रहा है, जो कि देश के विकास में अपना योगदान देगा। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऐसे लोग जो हैं वो इस व्यवस्था का समर्थन करते हैं कि हाँ ये व्यवस्था सही है। लेकिन वहीं पे ये आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पाउलो फ्रेयर, इन्होंने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ द पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड, इसको जरूर लिखिएगा, हो सकता है कि किसी एग्जाम में पूछ दिया जाए कि द पेडागॉजी ऑफ द ऑप्रेस्ड किसकी कृति है, तो ये पाउलो फ्रेयर की है। और इसमें इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताया है कि जो शिक्षा का हमें ये पैटर्न दिखता है इसका वैकल्पिक तरीका भी है। यही नीचे लिखा हुआ है, जो कि कट हो गया, मैंने नहीं ध्यान दिया इसको। तो इसको यही है कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें इन्होंने समझाया है कि इस एजुकेशन की जो पैटर्न है इसका वैकल्पिक तरीका भी है। जैसे कि जो छात्र होते हैं और जो अध्यापक होते हैं, इनमें इंटरैक्टिव सेशन हो, जो भी बच्चों का मन में डाउट हो वो पढ़ें, अपना मन में डाउट है वो आके टीचर से डिस्कस करें, टीचर्स उनको बताएं। तो इस प्रकार से भी हम सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम एक क्वेश्चन को 5-5 पन्नों में आंसर कर रहे हैं रट के, और फिर हमने इधर बाय हार्ट किया, उधर ले जाके वोमिट कर दिया और बस हो गया, यही हमारी पढ़ाई है। तो ये ज़रूरी नहीं कि एजुकेशन का यही पैटर्न देखने को मिले। हालांकि आज के समय में बहुत सारे ऐसे ही स्कूल कॉलेजेस हैं जहाँ पे इस टाइप के सिस्टम देखने को मिलते हैं। ये भी मैं कह सकती हूँ कि भारत में ये बहुत ही कम है, शायद कहीं 1-2% देखने को मिलेगा, नहीं तो ना के बराबर है। हालांकि छोटी जो क्लासेस होते हैं उनमें ये देखने को मिलता है, जैसे कि LKG UKG की। लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि जो कि हायर एजुकेशन है या 10th-12th जो उसके बाद की जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की होती है, इसमें भी इसी तरीके से इंटरेक्टिव सेशन होने चाहिए, क्योंकि बच्चे को इतनी समझ में आ जाती है, जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, अगली क्लासेस में जाते जाते हैं, तो उनको इतनी समझ आ जाती है कि हमें किस प्रकार से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे करना है। बस ज़रूरत होती है तो एक अच्छी गाइडेंस की। तो टीचर अगर एक अच्छी गाइडेंस दे बच्चों को तो बच्चे बहुत ही बेहतर कर सकते हैं। ये मेरा अपना ओपिनियन है। बाकी तो नॉर्मली कैसा चलता है, जो एजुकेशन सिस्टम में चलता है वैसा ही चलता है। मर्टन का कहना है कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण करने वालों को जो किसी भी चीज़ को अपरिहार्य नहीं मानना है। तो ये ऐसा मर्टन कहते हैं कि जो प्रकार्यात्मक विश्लेषण करने वाले, अर्थात जो समाजशास्त्री या समाज विज्ञानी हैं, उनको किसी भी एक चीज़ को अपरिहार्य नहीं मानना है कि इसके बिना तो काम ही नहीं चल सकता है। सामाजिक तथ्यों की जगह ले सकने वाले प्रकार्यात्मक विकल्प होते हैं। तो इन्होंने प्रकार्यात्मक विकल्प की बात की है, ये आप लोग याद रखिएगा। सामाजिक तथ्य विशेष द्वारा किए जा सकने वाले प्रकार्य बदली परिस्थितियों में किन्हीं दूसरे तथ्यों द्वारा भी संपन्न किए जा सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें तो ऐसे आधुनिक समाजों में जहां महिलाएं घर के काम के अतिरिक्त अन्य काम भी करती हैं, वहां परिवार के कुछ प्रकार्य अन्य संस्थाएं जैसे बालवाड़ी और दिन में बच्चों की देखभाल करने वाले जो डे केयर सेंटर होते हैं या क्रेच बोलते हैं उसे, वहाँ पे भी वो लोग भी संपन्न करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग ये इमेज देख सकते हैं कि अगर महिलाएं घर के काम करके और अपने नौकरी पे चली जाती हैं, तो इस प्रकार से अब उनके बच्चों के लिए अन्य डे केयर सेंटर में जो लोग होते हैं वो लोग उन बच्चों की केयर करते हैं। तो उनका कार्य जो है वो अल्टरनेटिव दूसरे विकल्प भी हैं। ऐसा नहीं है कि जो माँ है वही सिर्फ बच्चे की केयर रख सकती है, बल्कि उसकी केयर करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए दूसरी एजेंसीज भी हैं जो कि केयर कर सकती हैं।
प्रकार्यात्मक विश्लेषण का प्रतिरूप क्या होता है, अर्थात पैराडाइम ऑफ फंक्शन एनालिसिस। तो आखिर में ये क्या होता है, इसको हम लोग समझेंगे। मर्टन के अनुसार प्रतिरूप की सहायता से आधार तत्वों तक सीधे ही पहुंचा जा सकता है और प्रकार्यात्मक विश्लेषण में निहित मान्यताओं को भी हम समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त प्रतिरूप की मदद से समाजशास्त्री के लिए प्रकार्यात्मक विश्लेषण के राजनीतिक तथा विचारात्मक परिणामों के प्रति संवेदनशील होना संभव हो जाता है, अर्थात वो प्रत्येक परिस्थिति को अच्छे से समझ सकते हैं। प्रतिरूप का अर्थ हम पैराडाइम बोल सकते हैं या फिर एक ऐसा डिज़ाइन बोल सकते हैं। तो इसमें हम लोग कुछ फैक्ट्स को देखेंगे, जैसे कि वे तथ्य जिनका प्रकार देखे जा सकते हैं। तो मर्टन कहते हैं कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण के लिए पहली शर्त यही है कि विश्लेषण के लिए उपयुक्त जो तत्व हैं, जैसे कि इन तत्वों को मानकीकृत अर्थात स्टैंडर्डाइज रूप में पैटर्न होना चाहिए, अर्थात विन्यासित होना चाहिए। जैसे कि सामाजिक भूमिकाएं हैं, संस्थागत विन्यास हैं, सांस्कृतिक विन्यास हैं, सामाजिक प्रक्रियाएं, सांस्कृतिक भावनाएं, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक संरचना, सामाजिक नियंत्रण उपाय आदि। अब यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि ये कहते हैं कि वे तथ्य जिनके प्रकार देखे जा सकते हैं, अर्थात हम सिर्फ उनका विश्लेषण कर सकते हैं, प्रकार्यात्मक विश्लेषण कर सकते हैं जो कि स्टैंडर्डाइज फॉर्म में पैटर्न तरीके से हैं, अर्थात जो हमें समाज में हमसे बाहर फैक्ट्स दिख रहे हैं, हम उनका प्रकार्यात्मक विश्लेषण कर सकते हैं, ना कि किसी एक व्यक्ति के मनोभावों को या भावनाओं को हम प्रकार्यात्मक विश्लेषण के अंतर्गत रख सकते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जो भावनाएं होती हैं, मनोभाव होते हैं, या बोलें कि घृणा, क्रोध, ये सारी जो मनोभाव हैं, उनको हम प्रकार्यात्मक विश्लेषण के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अलग होता है। निष्पक्ष परिणामों की अवधारणाएं। तो इन्होंने निष्पक्ष परिणामों की अवधारणाओं की बात की है। इन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं है, अभी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी समाज में ऐसा नहीं है कि कोई भी तथ्य जो है या कोई भी प्रकार्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक ही होता है, उसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी होते हैं। तो हमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों का संतुलन करते हुए निष्पक्ष परिणामों को हमें देखना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ उसके सकारात्मक जब पक्ष को देखेंगे तो फिर ये हम देखेंगे कि उसमें हमें रूढ़िवादिता दिखेगी, हमें उसमें कुछ कमियां दिखेंगी ही नहीं। हम जब उसके नकारात्मक पक्ष को देखते हैं तब हमें उसमें कमियां दिखती हैं और फिर हम उसमें परिवर्तन की सोचते हैं। जैसे कि एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लें, यदि हम भारत में जाति व्यवस्था की बात कर लें तो जाति व्यवस्था में अगर जो उसके समर्थक हैं उनको ये देखने को मिलेगा कि जाति जो है वो एक कम्पिटिटिव नेचर जो है वो स्पर्धात्मक जो एक नेचर होता है उसको नहीं मान्यता देती है। ऐसा है कि जो जिस कास्ट में पैदा हुआ है उसी के अनुसार उसका कार्य पहले से ही डिसाइड है, तो उसमें चेंज के लिए ज़रूरत ही नहीं है सोचने की। लेकिन जब हम यहाँ पे ये सोचते हैं कि क्या हमने सिर्फ जन्म से इस जाति में आ गए इसलिए मेरा इस तरीके से पूरा जीवन बीतेगा, नहीं, इसमें हमें परिवर्तन चाहिए, ये हमारे लिए एक नकारात्मक पक्ष है, तो हम फिर परिवर्तन के लिए सोचते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि निष्पक्ष परिणाम की अवधारणा हमें दिखती है, जिसका प्रकार देखा जा रहा है उस इकाई की अवधारणा। इन्होंने इस बात की भी चर्चा की है। इसको हम लोग समझते हैं कि क्या है, समाजशास्त्री को यह नहीं मानना चाहिए कि उसका काम सामाजिक ढांचे के मात्र स्थिर पक्षों का विश्लेषण करना है। यहाँ पे बात यही आ गई कि समाज में जो भी हमें पैटर्न दिख रहा है, सिर्फ हमें उसका उसी तरीके से अध्ययन नहीं करना है, उसका उसी तरीके से विश्लेषण नहीं करना है। समाजशास्त्री को समाज के ढांचे में आ रहे परिवर्तनों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। समाजशास्त्री जो है वो समाज के ढांचे में क्या परिवर्तन भी दिख रहा है उसको भी उसे बारीकी से समझना चाहिए। विश्लेषणकर्ता को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हर सामाजिक तथ्य की सकारात्मक भूमिका नहीं होती, अनेक सामाजिक और सांस्कृतिक तथ्यों के नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। मर्टन का कहना है कि नकारात्मक दुष्प्रकार्यों का होना सामाजिक संरचना में तनाव की स्थिति को बताता है और ऐसे दुष्प्रकार्यों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक गतिकी और परिवर्तन का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा
जा सकता है। तो जब तक हम उसके डिसफंक्शन को नहीं देखेंगे, समाज के हर किसी भी तथ्य के हम सिर्फ फंक्शन को देखेंगे, तो फिर हम समाज में परिवर्तन को नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि ये फंक्शन का काम कर रहा है। लेकिन अगर हम जब उसके डिसफंक्शन को देखते हैं तो फिर समाज के जो चेंजेस हो रहे हैं, समाज में जो गतिकी है या फिर जो परिवर्तन हो रहा है, उसका हम विश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकते हैं। प्रकार्यात्मक विश्लेषण के वैचारिक दृष्टिकोणों में समस्याओं की बात इन्होंने की है पैराडाइम में। तो इन्होंने कहा है कि अक्सर यह आरोप लगाया जाता है कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण जो है वो प्रायः रूढ़िवादी और प्रतिक्रियावादी परिप्रेक्ष्य से प्रेरित होती है या उत्प्रेरित होती है। लेकिन मर्टन का यह कहना है कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण का अपना कोई अंतर्निहित वैचारिक दृष्टिकोण नहीं होता है। यहाँ पे ये बात आप लोगों को समझना पड़ेगा कि मर्टन ये कहते हैं कि हम समाज में कोई भी तथ्य या कोई भी कार्य किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है या कोई भी संस्था किस प्रकार से फंक्शन कर रही है, तो ये हमारा अपना खुद का देखने का नज़रिया होता है, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि ये समाज के लिए सकारात्मक है या नकारात्मक हो सकता है कि ये हमारी नज़र में सकारात्मक हो लेकिन किसी दूसरे के नज़र में ये नकारात्मक हो सकता है। तो यही बात इन्होंने कहा है कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण का अपना कोई अंतर्निहित वैचारिक दृष्टिकोण नहीं होता है, बल्कि ये जो होता है ये पब्लिक का या लोगों का ही अपना खुद का वैचारिक दृष्टिकोण होता है, जिसके द्वारा ये डिसाइड करते हैं कि कोई भी जो फंक्शन हो रहा है वो पॉजिटिव है या फिर निगेटिव है, अर्थात सकारात्मक है या फिर नकारात्मक है। तो दोस्तों, ये मर्टन से संबंधित कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट थे जो कि अगर किताबी लैंग्वेज में देखें तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट जैसे लगते हैं, लेकिन इसको हम लोगों ने बहुत ही सिंपल तरीके से समझा, कहीं कुछ नहीं है। मर्टन ने बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रही हूँ, बस इन्होंने यही कहा है कि समाज का, अगर हम इसकी सार की बात करें तो इन्होंने बस यही कहा है, समाज में हमें अगर कोई भी संस्था है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, उसका कोई भी फंक्शन हो रहा है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ उसके सकारात्मक पक्ष को नहीं देखना है, बल्कि उसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी होते हैं, हमें उनको भी देखना है, अर्थात सिर्फ फंक्शन को नहीं, डिसफंक्शन को भी देखना है, और जिसके कारण हम समाज में क्या परिवर्तन हो रहा है उसको हम भली भांति समझ सकते हैं। क्योंकि इनके पहले के जो प्रकार्यवादी थे, परंपरावादी प्रकार्यवादी हम बोले, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की बात की है, डिसफंक्शन की बात नहीं की है। उन्होंने ऐसा माना कि समाज में जो भी हो रहा है वो कुछ न कुछ समाज के लिए फंक्शन ही करता है, फंक्शन का ही कार्य करता है। तो उन्होंने पॉजिटिव वे में देखा था। लेकिन मर्टन ने इसको दो भागों में बांट दिया। दो भागों में क्या, इन्होंने बहुत तरीके से बांटा, जैसे कि व्यक्त प्रकार्य होता है, अव्यक्त प्रकार्य होता है, वहीं पे फंक्शन और डिसफंक्शन की बात करते हैं, सकारात्मक प्रकार्य और नकारात्मक प्रकार्य। तो इस प्रकार से इन्होंने छोटे छोटे भागों में फंक्शन को भी डिवाइड करके और उसमें डिफरेंस किया है, अंतर किया है, और इस प्रकार से उन्होंने समाज में जो किस प्रकार से संस्थाएं काम करती हैं उसको बहुत ही बारीकी से समझने की कोशिश की है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आज का लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके बाद से हम लोग अपना नेक्स्ट जो मर्टन का कॉन्सेप्ट रहेगा, संदर्भ समूह की अवधारणा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका, मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।